नमस्कार साथियों, गुड मॉर्निंग प्रिय विद्यार्थियों। इससे पहले की जो क्लास थी उस क्लास में मैंने कुछ क्वेश्चन पूछे थे। उन क्वेश्चन में कुछ विद्यार्थियों ने जवाब भी दिया है, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। अब से मैं जो भी दोस्त मित्र स्टूडेंट्स पूछे गए क्वेश्चन का रिप्लाई देता है, जवाब देता है, उसका नाम इस क्लास में बोला जाएगा। जैसे कल जो क्वेश्चन पूछे थे, पहले वाली क्लास में जो क्वेश्चन पूछे थे उनमें प्रिया और तनिष ने जवाब दिया। दोनों के आंसर सही है, बहुत बहुत धन्यवाद। ज़्यादा समय बेकार नहीं करके हम आज की इस क्लास की आगे बात करते हैं। विद्यार्थियों, अपनी क्लास चल रही थी राजस्थान के परिचय के बारे में। राजस्थान का परिचय, देखिए परिचय जो है, मैं बहुत बार पहले ही बता चुका हूं कि परिचय से क्वेश्चन बहुत बार पूछे जाते हैं। हर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है और बहुत से विद्यार्थियों को ऐसा लगता भी है कि ये तो पहला ही टॉपिक है, सबको आता होगा। लेकिन कभी कभी एग्जामिनर जो है ये हूबहू क्वेश्चन नहीं देकर वो उसके तर्क पे आधारित क्वेश्चन पूछता है कि वास्तव में बच्चे ने एक तो इसे रटा है या फिर इस टॉपिक को समझा है। और समझे हुए टॉपिक से अगर कोई क्वेश्चन आता है तो निश्चित रूप से वह क्वेश्चन सही होता है। इसलिए विद्यार्थियों, आप रटे नहीं, आप इसे समझें। चलो, राजस्थान के परिचय में हमने राजस्थान के नामकरण के बारे में बात करी। नामकरण के बाद में हमने इसके क्षेत्रफल की बात करी। क्षेत्रफल के बाद हम इसकी स्थिति कहाँ है उसके संबंध में हमने बातें करी है। चलो, आज हम उससे आगे बात करते हैं कि और इससे किस तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो देखिए कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ये एक राजस्थान का रेखा चित्र। आज हम इसके आकार और विस्तार के बारे में बात करेंगे। राजस्थान का आकार और इसका क्या है विस्तार। हम यहां बात करेंगे राजस्थान के आकार और विस्तार के बारे में। एक हमने इससे पहले वाले क्लास में ही बात करी थी कि राजस्थान की आकृति अथवा जो आकार है वो कैसा है। वो हमें लगता है विषम कोणीय चतुर्भुज के आकार का। कैसा लगता है? विषम कोणीय चतुर्भुज। या फिर दोस्तों, इसमें दूसरा नाम आ सकता है कि राजस्थान की जो आकृति है वो कैसी है? पतंगाकार है। कैसी है? पतंगाकार। ये दोनों क्वेश्चन, ये दोनों जो बातें हैं वो दोस्तों पहले एग्जाम में आ चुकी है। तो इस बात का विशेष ध्यान रखें क्योंकि ऐसे क्वेश्चन ज़्यादा पूछने की संभावना है। जैसे यूं अगर हम देखें इस तरह से, तो लगभग ना तो ये क्या बन रहा है, ये वर्ग भी नहीं बन रहा और ये क्या नहीं बन रहा है, आयत भी नहीं बन रहा है। तो इसका मतलब, क्योंकि ये यहाँ देखो इस तरह से वक्र बने हुए हैं, वक्र बने हुए हैं, मतलब हम ये कह सकते हैं कि 90 डिग्री का कोण नहीं बन रहा है। इसलिए ऐसी जो आकृति है उसको एक पारिभाषिक शब्दावली या हम कहें कि सही सही कैसे शब्दों में व्यक्त करें तो उसे कैसे शब्द में व्यक्त किया गया है, विषम कोणीय चतुर्भुज में व्यक्त किया गया है। या फिर क्या है, अगर सामान्य भाषा की बात करें तो सामान्य भाषा में इसे क्या कहा जाता है? सामान्य भाषा में इसे पतंगाकार कहा जाता है। ठीक है। उसके बाद में हमने इसके विस्तार की बात करेंगे। देखिए आकार में कुछ एक क्वेश्चन और हैं दोस्तों। वो कैसे कैसे क्वेश्चन है? वो क्वेश्चन है वैश्विक संदर्भ में। कैसे क्वेश्चन है? वैश्विक संदर्भ में क्वेश्चन है कि विश्व की तुलना राजस्थान के साथ करें तो कैसा कैसा रिजल्ट हमारे सामने आता है। कि वैश्विक तुलना, कि विश्व के संबंध में राजस्थान क्या है।
हमने बात करी थी वैश्विक संबंध में कि विश्व के कुल क्षेत्रफल का राजस्थान है वो 0.25% है। किसके हिसाब से? ये दोस्तों क्षेत्रफल के हिसाब से है। किसके हिसाब से है? ये क्षेत्रफल के हिसाब से है कि विश्व के कुल क्षेत्रफल का राजस्थान कितना है, तो विश्व के कुल क्षेत्रफल का राजस्थान है 0.25%। ऐसी ये वैश्विक स्थिति है राजस्थान की। और हम बात करें दोस्तों तो आपने सुना होगा एक तो जर्मनी और दूसरा देश कौन सा है? जापान। एक तो जर्मनी और दूसरा क्या है? जापान। क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान लगभग इन दोनों के क्या है? इन दोनों के बराबर। जितना क्षेत्रफल लगभग जर्मनी का है उतना ही लगभग किसका है? राजस्थान का। जितना जापान का है उतना ही लगभग किसका है? राजस्थान का। तो जर्मनी और जापान के क्षेत्रफल के राजस्थान लगभग क्या है? बराबर है। लगभग क्या है? बराबर है। इसी तरह हम बात करें इसी इंग्लैंड जो है, इंग्लैंड से राजस्थान लगभग 2 गुना है। इंग्लैंड से राजस्थान लगभग क्या है? 2 गुना है। इंग्लैंड से लगभग 2 गुना। इसी तरह हम बात करें राजस्थान श्रीलंका से क्या है? श्रीलंका से लगभग 5 गुना बड़ा है। श्रीलंका से 5 गुना क्या है? बड़ा। ये बात भी आप ध्यान रखें, कभी कभी ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछ ली जाते हैं। जर्मनी के लगभग बराबर, जापान के लगभग बराबर, इंग्लैंड से 2 गुना है राजस्थान और श्रीलंका से कितना है? 5 गुना है। और इसी तरह हम बात करें चेकोस्लोवाकिया जो देश है, इस चेकोस्लोवाकिया से लगभग ये कितना गुना बड़ा है राजस्थान? ये लगभग 3 गुना बड़ा है। क्या है? चेकोस्लोवाकिया से ये 3 गुना, जापान और जर्मनी के लगभग बराबर। इसी तरह श्रीलंका से ये क्या है? 5 गुना। और हम बात करें तो इजराइल, दोस्तों आपने नाम सुना होगा इजराइल से राजस्थान जो है ये लगभग आपने सुना होगा या तो कितने गुना है? 13 गुना, या फिर कितने गुना है? 17 गुना। देखिए ये कंफ्यूज भी मैं आपका यहाँ आज दूर कर देता हूँ कि इजराइल से राजस्थान या तो कितने गुना बड़ा है? 13 गुना, या फिर कितने गुना बड़ा है? 17 गुना। कैसे? क्यों 13 और 17 गुना क्यों है? इसकी क्या वजह है? तो उसकी दोस्तों एक वजह है। क्या है? इजराइल का एक अवैध, हम ये कह सकते हैं कि इजराइल का एक ऐसा क्षेत्र है जो फिलिस्तीन क्षेत्र है। कौन सा क्षेत्र है? फिलिस्तीन। जो इजराइल के मित्र देश है वो फिलिस्तीन को इजराइल का हिस्सा मानते हैं। इसलिए तो वो कितने गुना बड़ा है? 13 गुना। अपन इसे इस तरह से याद कर सकते हैं कि इजराइल में फिलिस्तीन के क्षेत्र को शामिल करें तो यह राजस्थान से कितना गुना बड़ा है? राजस्थान इससे कितना गुना बड़ा है? तो राजस्थान इससे 13 गुना बड़ा है। अगर इजराइल से फिलिस्तीन को हटा दें तो राजस्थान इजराइल से कितना गुना बड़ा हो जाता है? 17 गुना बड़ा हो जाता है। एक बार दोबारा सुनिए दोस्तों, इजराइल का एक फिलिस्तीन क्षेत्र है, उसकी वजह से ये 2 आंकड़े आ रही हैं। अगर हम फिलिस्तीन को इजराइल में शामिल करें तब तो कितने गुना बड़ा होता है राजस्थान? 13 गुना। अगर हम अकेले इजराइल फिलिस्तीन वाले भाग को हटा दें तो इजराइल से कितना गुना बड़ा हो गया राजस्थान? 17 गुना बड़ा हो गया। तो ये क्वेश्चन भी आप यहाँ याद कर लेना, बिल्कुल अपने जहन में, दिमाग में इस बात को रखना कि वैश्विक संदर्भ में राजस्थान संपूर्ण विश्व के क्षेत्रफल का 0.25% है। जर्मनी से लगभग बराबर, जापान के लगभग बराबर, इंग्लैंड से लगभग राजस्थान 2 गुना। इसी तरह श्रीलंका से लगभग कितना है? 5 गुना। चेकोस्लोवाकिया से लगभग कितना है? 3 गुना। इजराइल से है 13 और 17 गुना। क्योंकि अक्सर आप कुछ किताबों में 13 गुना देखते हैं, कुछ किताबों में क्या देखते हैं? 17 गुना देखते हैं। तो दोस्तों दोनों की समस्या का समाधान हो गया ये कि अगर इजराइल को फिलिस्तीन से मिलाएं, इजराइल में फिलिस्तीन के क्षेत्र को मिलाते हैं तो ये कितने गुना? 13 गुना। राजस्थान 13 गुना बड़ा हो जाता है। अगर इसे हटा दें, अकेले इजराइल वाली फिलिस्तीन को हटा दिया तो वह कितने गुना बचा है? तो वह 17 गुना।
छोटा हो गया, मतलब कहने का मतलब ये कि हम ये कह सकते हैं कि राजस्थान से ये 17 गुना छोटा है, या फिर राजस्थान इससे 17 गुना क्या है, बड़ा है। ठीक है, तो ये थी किससे संबंधित क्वेश्चन, ये दोस्तों अपने क्वेश्चन थे आकार से संबंधित। कौन से क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन अपने आकार से संबंधित हो गए हैं। अब हम आगे बात करेंगे और कैसे कैसे क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं एग्जाम में, उनके संबंध में हम यहाँ बातें करेंगे। ठीक है, बिल्कुल इन बातों को ध्यान रखें, कभी कभी ऐसे क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं, क्योंकि एग्जाम में तो कैसा क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, इसलिए आपको हर तरीके से तैयार रहना है। और हर तरीके से तैयार तभी रहा जा सकता है जब आपको उससे संबंधित छोटी छोटी बातें बताई जाएंगी। चलो, उसके बाद हम बात करते हैं उसकी स्थिति में, और स्थिति में हमने निरपेक्ष और सापेक्ष की बात करी थी। आज हम उसकी निरपेक्ष स्थिति के बारे में बात करेंगे, और निरपेक्ष जो स्थिति है उसमें हम बात करेंगे एक तो अक्षांशों के बारे में, और एक हम बात करेंगे देशांतर के बारे में। एक तो हम किसके बारे में बात करेंगे, अक्षांश के बारे में, और दूसरा क्या है, देशांतर। देखिए, ये दक्षिणी एक इधर से है, एक इधर से और एक इधर से, 4 कोणे हैं, 4 भाग हैं। ये राजस्थान का सबसे दक्षिणी स्थान है, ये राजस्थान का सबसे उत्तरी स्थान है, ये राजस्थान का सबसे पूर्व का स्थान है, ये राजस्थान का सबसे पश्चिम का स्थान है। मतलब ये हो गया कि इन अक्षांश, ये दोनों अक्षांश रेखाएं हैं, ये दोनों क्या है, देशांतर रेखाएं हैं। इन दोनों अक्षांशों के बीच में राजस्थान, इन दोनों देशांतरों के बीच में राजस्थान कितना है, तो देखिए अक्षांश 23 डिग्री 03 मिनट, या तो ऐसे लिख सकते हो, या फिर इसे लिखा जा सकता है 23 डिग्री 3 मिनट। इसको भी हम 3 मिनट ही बोलेंगे, और इसको भी क्या बोलेंगे, 3 मिनट ही बोलेंगे। अब यहां दोस्तों आप मुझे बताएं, यहां उत्तर लिखूं दक्षिण लिखूं, तो ये बात आप कंफर्म मान लेना, क्योंकि देखो क्या होता है, 0 डिग्री। ठीक है, हमने इसकी स्थिति की बात करी थी, तब मैंने बताया था कि राजस्थान भारत के तो उत्तर पश्चिम में है, और विश्व ग्लोब पर किधर है, उत्तर पूर्व में है। इसलिए 0 डिग्री अक्षांश भूमध्य रेखा विषुवत रेखा से जो उत्तर में है, उसके प्रत्येक अक्षांश के आगे उत्तरी अक्षांश आएगा। और राजस्थान जो ये कर्क रेखा इधर से निकलती है, राजस्थान में कर्क रेखा इधर से निकलती है, ये कर्क रेखा, इसका मतलब ये कौन से गोलार्ध में है, ये उत्तरी गोलार्ध में है। इसका मतलब यहां पर आएगा उत्तरी अक्षांश, यहां पे क्या आएगा, उत्तरी अक्षांश से लेकर कहां तक है, ये 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 और 30 तक। इसका मतलब यहां जो आता है वह 30 डिग्री 12 मिनट। यहां भी क्या लिखा जाएगा, तो यहां भी दोस्तों लिखा जाएगा उत्तरी अक्षांश, क्योंकि अक्षांश उत्तर की ओर बढ़ गई है, तो यहां भी क्या लिखा जाएगा, उत्तरी अक्षांश से लिखा जाएगा। ये बात मैं आपको क्यों बता रहा हूं, जैसे मैं यहां लिख रहा हूं कि राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार कितना है। बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन आया है कि राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार कितना है, तो राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार है 23 डिग्री 3 मिनट नॉर्थ, उत्तरी अक्षांश से 30 डिग्री 12 मिनट नॉर्थ। ये इकाई देख लेना, कभी कभी सभी ऑप्शन में इकाई चेंज करेंगे, संख्या आंकड़ा जो है वो एक ही लिखेंगे, ये संख्या तो एक ही लिखेंगे वो, लेकिन आगे की ये इकाई है, कहीं एस लगा देंगे, कहीं एन लगा देंगे। आप ध्यान रखिए, दोनों जगह नॉर्थ है, दोनों जगह उत्तरी अक्षांश है, नॉर्थ अक्षांश, उत्तरी अक्षांश। ठीक है, इसी तरह अगर हम बात करें कि ये एक पश्चिम का अक्षांश, पूर्व का, ये राजस्थान के तो पश्चिम में है, लेकिन क्या विश्व ग्लोब पर ये पश्चिम में है, ध्यान देने योग्य बात है। यहां हम क्या लिखें, पूर्व लिखें, पश्चिम लिखें, जैसे 69 डिग्री 30 मिनट कि राजस्थान का सबसे पश्चिमी देशांतर है 69 डिग्री 30 मिनट। अब मैं यहां पे क्या लिखूं, पश्चिम लिखूं या पूर्व लिखूं, तो क्या लिखा जाएगा, पूर्व ही लिखा जाएगा। हालांकि यह राजस्थान के तो पश्चिम में है,
लेकिन हम वैश्विक संदर्भ की बात कर रहे हैं, यहाँ पर संपूर्ण ग्लोब की बात कर रहे हैं, इसलिए ये तो पूर्व में है, ये तो 0 डिग्री देशांतर ग्रीनविच रेखा से पूर्व में है, इसलिए उसके आगे आएगा पूर्वी देशांतर से लेकर ये कहाँ तक है 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर, क्योंकि ग्लोब पर उत्तरी ध्रुव से दक्षिण ध्रुव की ओर खींची गई जो रेखाएं होती हैं वो देशांतर रेखाएं होती है। क्या होती है? देशांतर। और जो पूर्ण वृत्त जो होते हैं या जो ग्लोब पर हमें पूर्व से पश्चिम की ओर नजर आते हैं वह क्या कहलाते हैं? अक्षांश। तो देशांतर हो गए 69 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर से 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर। ये लो, एक क्वेश्चन तो यही कन्फर्म हो जाता है, क्योंकि ये क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में आता है कि राजस्थान का अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार कितना है। दोनों जगह ई है, दोनों जगह एन है, मतलब दोनों जगह उत्तर है और दोनों जगह क्या है? पूर्व है। इस बात से आप समझ गए होंगे। यहाँ पे स्थित है भारत और उत्तर पूर्वी गोलार्ध में है, इसलिए दोनों में ही उत्तर नाम आया है और दोनों में ही क्या आया है? पूर्व नाम आया है। ठीक है, तो ये था राजस्थान का अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार। चलो, अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए, क्वेश्चन क्या पूछा जाए कि राजस्थान के अक्षांशीय विस्तार में कितने अक्षांशों का अंतर है? 23 डिग्री 3 मिनट और 30 डिग्री 12 मिनट, दोनों के बीच में कितने अक्षांश आएंगे? कितने अक्षांश हैं बीच में? तो उसके लिए सीधी सी बात है, उसके लिए अपन क्या करेंगे? 30 डिग्री 12 मिनट में से घटा देंगे किसको? 23 डिग्री 3 मिनट को। कैसे करेंगे? जैसे ये है 30 डिग्री 12 मिनट, ये है, इसमें से कितना है? 23 डिग्री 3 मिनट। इसको अपन ये लिख सकते हैं 23 डिग्री 03 मिनट। लिख दिया। 12 में से 3 घटाएंगे सीधा ही क्या आएगा? 9 आएगा। 30 में से 23 घटाएंगे सीधा कितना आएगा? 7 डिग्री आएगा। इसका मतलब राजस्थान के अक्षांशीय जो विस्तार है उसका अंतर जो है, उसका अंतर जो है वो कितना है? 7 डिग्री 9 मिनट का। देखिए, ये ज्ञान पर आधारित क्वेश्चन होते हैं। अगर किसी विद्यार्थी को ये दोनों आंकड़े याद है, ये दोनों आंकड़े याद हैं, तो आपको क्या करना है? क्वेश्चन पूछ लिया कि अक्षांशों में कितने डिग्री का अंतर है, कितना अंतर है, तो यह अंतर आप इसमें से इसमें घटा के निकाल सकते हैं। तो इसका मतलब ये हो गया कि 30 डिग्री 12 मिनट और 23 डिग्री 3 मिनट। 30 12 में से 23 3 को घटाएंगे तो अपने सामने कितना आएगा? 7 डिग्री 9 मिनट आएगा। कितना आएगा? 7 डिग्री 9 मिनट। यह अंतर है किनका? अक्षांशों का। दोस्तों, अगर हम यह अंतर किसका ज्ञात करें? यह अंतर हम देशांतर का ज्ञात करेंगे। किसका ज्ञात करेंगे? देशांतर का, कि देशांतरीय अंतर कितना है, मतलब पश्चिम का, पूर्व का। राजस्थान के पश्चिमी और पूर्वी देशांतरों के मध्य कितने देशांतरों का अंतर है, तो उसके लिए हमें ज्ञात करना पड़ेगा। ये कितना था? ये था 69 डिग्री 30 मिनट था। ये 69 डिग्री 30 मिनट, वो कितना है? 78 डिग्री 17 मिनट। वापस घटा लेंगे इसे। ये लिखा हमने कितना? 78 डिग्री। यहाँ कितना लिखा? 17 मिनट लिख दिया। इसी तरह यहाँ कितना लिखेंगे? 69। यहाँ कितना लिखेंगे? 30 मिनट। घटाएंगे इसे। अब वैसे दोस्तों आप घटाते हो तो आपकी कैलकुलेशन गलत हो जाएगी। मैं इसके लिए आपको एक आसान सा तरीका बता देता हूँ। आसान सा तरीके का मतलब ये है कि 1 घंटे में कितनी मिनट है? 60 मिनट। 1 मिनट में कितनी सेकंड है? 60 सेकंड। हम ये कह सकते हैं कि यहाँ क्या करेंगे? यहाँ ये जो 78 है इसमें से 60 मिनट घटा देंगे। 78 में से कितनी मिनट? ये जो 78 है, इस 78 में से 60 मिनट घटा देंगे। तो 78 में से 60 मिनट घटाएंगे तो कितना बचेगा? 77। क्यों? क्योंकि 1 घंटा घटा दिया। एक डिग्री 78 डिग्री 1 डिग्री घटा दिया। 1 डिग्री में कितनी मिनट? 60 मिनट थी। तो हमने घटा दिया तो 78 में से कितना बचा?
स्वतंत्र बचा है। और वह 60 मिनट जो हमने घटाई है वो किस में जोड़ देंगे? 17 में। किस में जोड़ देंगे? 17 में। तो स्वतंत्र डिग्री 17 तो ये है, 17 प्लस 60 बराबर कितने हो गए? स्वतंत्र। स्वतंत्र डिग्री स्वतंत्र मिनट, हम ये भी तो लिख सकते हैं इसे। नहीं समझ भी आई? यानी यह जो आंकड़ा लिखा हुआ है, इस आंकड़े को क्या हम ऐसे नहीं लिख सकते? क्यों नहीं लिख सकते? क्योंकि इधर इस 1 घंटे को घटाने के लिए, एक इधर घटाया, कितने बचे? स्वतंत्र बच गए। उस 1 घंटे में कितनी मिनट है? 60 मिनट है। वो 60 मिनट हमने 17 में जोड़ दी, कितना आ गया? स्वतंत्र। अब इसमें से घटाओ, कितना? 69 डिग्री। कितना घटाएंगे? 30 मिनट। कितना आया? 7। कितना आया है? 7। इसी तरह 7 में से 3 घटाएंगे तो कितना आएगा? 4। मतलब कितनी मिनट हो गई? 47 मिनट। कितनी मिनट हो गई है? 47 मिनट। इसी तरह 77 में से 69 घटाएंगे तो कितना आएगा? तो ये आएगा 8। कितना आएगा? 8 डिग्री। इसका मतलब देशांतरीय विस्तार में जो अंतर है वह अंतर कितने डिग्री, कितने मिनट का है? तो यह 8 मिनट 47, 8 डिग्री 47 मिनट का, 8 डिग्री 47 मिनट का क्या आता है? अंतर। अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि राजस्थान के पश्चिमी और पूर्वी देशांतर के मध्य देशांतरीय अंतर कितना है, तो देशांतरीय अंतर ज्ञात करने का ये तरीका मैंने आपको जो बताया है, इसको आप कभी भी ना भूलें। कैसे? एक बार दोबारा देख लें। ये 78 डिग्री 17 मिनट राजस्थान का पूर्वी देशांतर, 69 डिग्री 30 मिनट ये देशांतर है। इसमें से इसको घटाएंगे, यहाँ ये कैलकुलेशन करोगे तो आपके सामने कैलकुलेशन गलत हो जाएगी। इसके लिए मैं आपको एक साधारण तरीका बताता हूँ। मैंने कहा 1 डिग्री बराबर कितनी मिनट? 1 डिग्री बराबर 60 मिनट। कितनी मिनट है? 60 मिनट। 1 डिग्री बराबर 60 मिनट। 1 घंटे में कितनी मिनट? 60 मिनट। या हम कह सकते हैं 1 मिनट में कितनी सेकंड है? 60 सेकंड। समझ गए इस बात को? चलो ठीक है। जब हमने इसमें से 1 डिग्री घटाई तो कितनी मिनट घटाई? 60 मिनट। 1 डिग्री घटाएंगे तो कितनी डिग्री बचेगी? 77। जो 60 मिनट हमने घटाई है वो यहाँ लिखेंगे, इसमें जोड़ देंगे, यहाँ जोड़ा तो ये आंकड़ा कितना आया? 77 मिनट का। अब इसमें से घटा देंगे 69 डिग्री 30 मिनट, 69 डिग्री 30 मिनट घटाया तो कितना आया? 8 डिग्री 47 मिनट। तो देशांतरीय जो अंतर है वो तो है 8 डिग्री कितना? 47 मिनट का, और अक्षांशीय जो अंतर है वह कितना है? 7 डिग्री 9 मिनट का। समझ गए इस बात को? चलो अब हम आगे और कैसे कैसे क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं उनसे संबंधित हम बातें करेंगे। अगर इसमें किसी विद्यार्थी को कोई भी कंफ्यूज हो तो वह क्वेश्चन पूछ सकता है, उसका जवाब उसे दे दिया जाएगा। चलो आगे बात करते हैं। अब देखो क्या है, राजस्थान का सबसे उत्तरी बिंदु कौन सा है? क्वेश्चन ये आ जाए कि राजस्थान का सबसे उत्तरी बिंदु कौन सा है, तो राजस्थान का सबसे उत्तरी बिंदु है कोणा गांव। कौन सा गांव है? कोणा गांव। ये कौन सी तहसील में आता है? तो ये दोस्तों श्री गंगानगर तहसील में आता है। कौन सी तहसील में आता है? श्री गंगानगर। और जिले का नाम पूछे तो भी क्या लिखेंगे? श्री गंगानगर जिला। कोणा गांव कहने का मतलब ये हो गया दोस्तों, अगर क्वेश्चन आ जाए, क्या क्वेश्चन आ जाए कि 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश निम्न में से राजस्थान के कौन से स्थान से होकर गुजरता है, तो वह कौन सा स्थान है? कोणा गांव। या फिर क्वेश्चन आ सकता है कि राजस्थान का सबसे उत्तरी बिंदु, राजस्थान का सबसे उत्तरी गांव, राजस्थान का सबसे उत्तरी जिला, राजस्थान की सबसे उत्तरी तहसील कौन सी है, तो वहां आप कोणा गांव, कोणा स्थान, गंगानगर तहसील और श्री गंगानगर जिला। क्योंकि क्वेश्चन तो किसी प्रकार का आ सकता है। या फिर क्वेश्चन ये आ सकता है कि 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश निम्न में से कौन से स्थान से होकर निकलती है, तो वह कौन सा स्थान है? कोणा गांव। मतलब कोणा गांव के उत्तरी हिस्से से होकर निकलती है 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश। ठीक है, यहां से चले दक्षिण में आई तो राजस्थान का सबसे दक्षिणी बिंदु, क्वेश्चन आ सकता है कि राजस्थान का सबसे दक्षिणी बिंदु कौन सा है, तो राजस्थान का सबसे दक्षिणी बिंदु है यह बोरकुंड। नाम आपने सुना होगा,
बोरकुंड गांव है, ये बोरकुंड गांव, ठीक है। बोरकुंड गांव जो पड़ता है कुशलगढ़ तहसील में। कहाँ पड़ता है? कुशलगढ़ तहसील में। इसी तरह यह दोनों ही कहाँ पड़ते हैं? यह दोनों ही बांसवाड़ा जिले में पड़ते हैं। 3 स्थान आपके सामने कि 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश निम्न में से कौन से स्थान से होकर गुजरती है? तो ऑप्शन में या तो क्या आ सकता है? बोरकुंड, या क्या आ सकता है? कुशलगढ़ तहसील, या क्या आ सकता है? बांसवाड़ा जिला। या फिर दूसरा क्वेश्चन क्या पूछेंगे कि राजस्थान का सबसे दक्षिणतम बिंदु, कहने का अर्थ कि वह स्थान उसके बाद में और राज्य की भूमि नहीं है, तो वह स्थान कौन सा है? बोरकुंड। दूसरा, राजस्थान की सबसे दक्षिणी तहसील, तो वह कौन सी है? कुशलगढ़। राजस्थान का सबसे दक्षिणी जिला, तो वह कौन सा है? बांसवाड़ा। ऐसे ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो इस बात का आप बिल्कुल ध्यान रखें। चलो आगे हम बात करते हैं राजस्थान का सबसे पश्चिमी बिंदु, कि राजस्थान का सबसे पश्चिमी बिंदु कौन सा है? तो राजस्थान का सबसे पश्चिमी जो बिंदु है दोस्तों, वह कटरा गांव है। कौन सा गांव है? कटरा गांव। ये कटरा गांव कौन सी तहसील में पड़ता है? तो दोस्तों यह सम तहसील में पड़ता है। और जिला पूछे तो वह जिला कौन सा है? वह जैसलमेर जिला है। कौन सा जिला है? जैसलमेर। अब देखो वही क्वेश्चन है कि 69 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतरे राजस्थान के कौन से स्थान से होकर गुजरती है? तो वह कौन से गांव से? कटरा गांव से। 69 डिग्री 30 मिनट राजस्थान का पश्चिमी देशांतर है, वैश्विक संदर्भ में पूर्वी देशांतर है। उसके बाद राजस्थान की सबसे पश्चिमी तहसील वह कौन सी है? सम। राजस्थान का सबसे पश्चिमी जिला, तो वह कौन सा है? जैसलमेर। ऐसे ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, इस बात का आप ध्यान रखिए। एक और क्वेश्चन आता है 69 के बाद इधर बढ़ेंगे, देखो देशांतर बढ़ रहे हैं, 69, 70, 71, 72, 73, 74, इस तरह करते करते कहाँ तक आएंगे? 78 तक आएंगे। इसका मतलब कभी कभी क्वेश्चन आता है कि 70 डिग्री पूर्वी देशांतर, क्योंकि इधर 69 है, तो ये कौन सा है? 70 डिग्री है। तो इसका मतलब 70 डिग्री पूर्वी देशांतरे राजस्थान के कौन से जिले से गुजरती है? क्वेश्चन आ सकता है। 69 तो पश्चिमी, हालांकि है जैसलमेर में, लेकिन अगर पूछ लिया जाए कि 70 डिग्री पूर्वी देशांतर निम्न में से कौन से जिले से गुजरती है, तो यह राजस्थान के कौन से जिले से होकर गुजरती है? जैसलमेर से। यानी 70 डिग्री पूर्वी देशांतर और किसी भी जिले से नहीं गुजरती है राजस्थान के, वो केवल राजस्थान के कौन से जिले से गुजरती है? जैसलमेर जिले से गुजरती है। ये बात भी आप यहाँ ध्यान में रखें। उसके बाद क्वेश्चन आ जाए कि राजस्थान का सबसे पूर्वी बिंदु कौन सा है? तो राजस्थान का सबसे पूर्वी बिंदु है सिलाना गांव। कौन सा गांव है? सिलाना गांव। सिलाना गांव जो है वो कौन सी तहसील में पड़ता है? तो ये पड़ता है राजाखेड़ा तहसील में। कौन सी तहसील में है? राजाखेड़ा तहसील। और राजाखेड़ा जो तहसील है वो कौन से जिले में पड़ती है? तो वह मित्रों धौलपुर जिले में पड़ती है। कौन से जिले में है? वो धौलपुर जिले में है। अब देखो क्वेश्चन वही क्वेश्चन पूछेंगे कि 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर राजस्थान के निम्न में से कौन से स्थान से होकर गुजरती है? तो कौन सा स्थान? सिलाना गांव। कौन सी तहसील से गुजरती है? तो कौन है? राजाखेड़ा। या सबसे पूर्व का जिला कौन सा है? तो कौन सा है? धौलपुर। राजस्थान धौलपुर के सबसे पूर्व में है। राजाखेड़ा तहसील राजस्थान की सबसे पूर्व की तहसील है। सिलाना गांव राजस्थान का सबसे पूर्व का गांव स्थित है। ठीक है। जैसे यहाँ क्वेश्चन आया था कि 70 डिग्री पूर्वी देशांतर जैसलमेर से गुजरती है, इसी तरह एकमात्र 78 डिग्री पूर्वी जो देशांतर है, 78 डिग्री पूर्वी जो देशांतर है, यह रेखा एकमात्र जिले से गुजरती है, और वह जिला कौन सा है? धौलपुर। कौन सा जिला है? धौलपुर। तो 78 डिग्री पूर्वी देशांतर धौलपुर से निकलती है, 70 डिग्री पूर्वी देशांतर किससे निकलती है? जैसलमेर जिले से निकलती है। दोस्तों कैसे लगा? क्या मेरी बात आपको समझ में आ रही है? अगर नहीं समझ में आई तो कमेंट बॉक्स में मुझे आप बताएं, क्योंकि कमेंट बॉक्स में जब तक आप मुझे नहीं बताएंगे तब तक मुझे पता नहीं चलेगा कि वास्तव में आपको बात समझ में आ रही है या नहीं आ रही है। चलो आगे हम बात करते हैं
और इससे संबंधित क्या क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखिए ये क्वेश्चन बहुत बार आता है कि सबसे राजस्थान में सबसे तिरछी किरणें कहाँ पड़ती हैं। दूसरा क्वेश्चन आता है कि राजस्थान का वह जिला जहाँ किरणें कैसी पड़ती हैं, लंबवत किरणें पड़ती हैं। तो उसके लिए इस कॉन्सेप्ट को मैं आपको पूरा यहाँ समझा देता हूँ कि वास्तव में तिरछी किरणें क्यों पड़ती हैं और वास्तव में लंबवत किरणें क्यों पड़ती हैं। हालांकि इससे संबंधित जो बातें थी वो मैंने आपको मेरे पहले की क्लास में कई बार बताया भी है। अक्षांश और देशांतर से संबंधित जो क्वेश्चन थे वो मैंने आपको पहले बताए हैं। अब क्या करना है आपको, यहाँ आपको दो बातें याद रखनी है। ये तो है कर्क रेखा जिसका अक्षांश है 23 डिग्री 30 मिनट नॉर्थ, उत्तरी अक्षांश, जो आपको पता है। एक तो जिला कौन सा है, बांसवाड़ा की तो बीच से निकलती है। कहाँ से निकलती है, बांसवाड़ा के बीचों बीच डूंगरपुर में थोड़ी सी प्रवेश करके निकल जाती है। जैसे बांसवाड़ा में ये कितने किलोमीटर है, ये 25 किलोमीटर। बांसवाड़ा में इसकी कर्क रेखा की लंबाई 25 किलोमीटर है। 1 किलोमीटर की लगभग जो लंबाई है वो डूंगरपुर में है। इसलिए राजस्थान में टोटल जो 26 किलोमीटर की लंबाई आती है कौन सी रेखा की, कर्क रेखा की। कौन सी रेखा की, कर्क रेखा की। ठीक है, चलो हम इसे इस रूप में देखते हैं। जैसे मैंने पहले भी आपको एक बार बताया था, आपको याद होगा कि एक तो 21 मार्च को, मान लीजिए कितनी तारीख है, 21 मार्च। 21 मार्च को सूर्य की लंबवत किरणें पड़ती हैं, सीधी किरणें पड़ती हैं कौन सी रेखा पर, भूमध्य रेखा पर, विषुवत रेखा पर, 0 डिग्री अक्षांश। 21 मार्च के बाद सूर्य उत्तरायण होता है, अप्रैल, मई और जून के महीने में सूर्य की लंबवत किरणें कब है, 21 जून को। 21 जून को सूर्य की लंबवत जो किरणें हैं वो कहाँ पड़ती हैं, वो लंबवत किरणें पड़ती हैं कर्क रेखा पर। कौन सी रेखा पर, मतलब हम इसे कहते हैं कि यह रेखा कौन सी है, ये रेखा कर्क रेखा है। कौन सी है, कर्क रेखा। तो 21 जून को सूर्य की लंबवत किरणें 21 जून को पड़ी कर्क रेखा पर। जितना समय इसे जाने में लगा है उतना समय वापस आने में, तो ये देखो जाने में एक समय यहाँ था, ये अप्रैल था, ये मई था, उसके बाद जून। इसी तरह जुलाई, अगस्त और कौन से महीने में, सितंबर। कितने सितंबर को, 23 सितंबर को सूर्य की जो किरणें हैं वो लंबवत पड़ती हैं कौन सी रेखा पर, भूमध्य रेखा पर। कौन सी रेखा पर, भूमध्य रेखा पर। इसी तरह जितना समय उत्तर में जाने को लगा है उतना ही समय दक्षिण में आने को लगेगा। तो मतलब हम बात करें सितंबर के बाद अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर के महीने में सूर्य की लंबवत किरणें पड़ती हैं कहाँ पर, मकर रेखा पर। ये कौन सी रेखा है, ये मकर रेखा। ये कौन सी रेखा है, कर्क रेखा। ठीक है दोस्तों, इसे कर्क रेखा और इसे मकर रेखा क्यों कहती है, क्योंकि आपने सुना होगा कुछ राशियां होती हैं। जैसे कुल राशियों की संख्या होती है 12। कितनी राशियां होती हैं, 12। इसे कर्क रेखा या फिर हम इसे कहते हैं कर्क संक्रांति। क्या कहते हैं, कर्क संक्रांति। क्यों कहते हैं, क्योंकि 14 जून से लेकर 14 जुलाई के मध्य सूर्य जो है वो कौन सी राशि में परिगमन करता है, कौन सी राशि से परिगमन करता है, कर्क राशि से। कब से, 14 जून से लेकर 14 जुलाई के मध्य सूर्य कर्क राशि से परिगमन करता है, चलता है, परिगमन करता है। इसलिए इसे क्या कहते हैं, कर्क संक्रांति या कर्क रेखा। इसी तरह इधर है कौन सी रेखा, मकर रेखा। इसे मकर रेखा क्यों कहा जाता है, इसे मकर रेखा क्यों कहा जाता है, तो उसका भी एक कारण है। 14 दिसंबर से, जैसे मकर संक्रांति आती है लगभग 14 दिसंबर या फिर फिक्स डेट है 15, लगभग इसी समय आती है। तो ये क्या होता है दोस्तों, 14 दिसंबर से लेकर 14 जनवरी, 14 दिसंबर से लेकर 14 जनवरी के मध्य सूर्य जो है वो कौन सी राशि से परिगमन करता है, वह मकर राशि से परिगमन करता है। और मकर राशि से परिगमन करता है, इसलिए हम इसे मकर संक्रांति या फिर क्या कहते हैं, हम इसे मकर रेखा कहते हैं। दोस्तों आगे इसका प्रभाव राजस्थान पर कैसा पड़ेगा, मैं नेक्स्ट क्लास, अगली क्लास में आपको बताऊंगा कि यह जो स्थिति है
तिरछी किरणें कहाँ पड़ेंगी, लंबवत किरणें कहाँ पड़ेंगी, किस समय सूर्य की किरणें हमें कम प्राप्त होंगी, कहाँ पर हमें ज़्यादा प्राप्त होंगी, यह प्रभाव कैसा होता है, इन सभी के संबंध में हम चर्चा करेंगे अगली क्लास में। बिल्कुल आप इसे देखते रहें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।